गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय मोंट सर में। विद्यार्थियों, कल हमने चर्चा की मांग की अवधारणा की। मांग की अवधारणा में हमने मांग के बारे में कल हमने चर्चा की पूर्ति की अवधारणा की, और पूर्ति की अवधारणा में हमने जाना पूर्ति किसे कहते हैं और पूर्ति को प्रभावित करने वाले चर कौन से हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं पूर्ति के नियम की कि पूर्ति का नियम क्या है। विद्यार्थियों ध्यान दें, जैसा कि हमने मांग वाले अध्याय के अंदर भी पढ़ा है, मांग का नियम सेम मांग के नियम जैसा ही पूर्ति का नियम होता है, किंतु पूर्ति के नियम और मांग के नियम में चूंकि कल भी हमारी चर्चा हो चुकी है कि पूर्ति का जो नियम है वो डिपेंड करता है विक्रेता से, जबकि मांग का नियम था वो डिपेंड कर रहा था, निर्भर कर रहा था उपभोक्ता से। विद्यार्थियों, मांग के नियम में हमने देखा कि मांग की मात्रा और कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, किंतु पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच संबंध है वो सीधा और समानुपाती पाया जाता है। अर्थात कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, और कीमत घटती है तो पूर्ति की मात्रा भी घटती है। विद्यार्थियों, पूर्ति का नियम हम कहेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, और कीमत के घटने पर पूर्ति की मात्रा घटती है। शॉर्ट में यदि आप इसको करना चाहें तो आप याद रखें कि प्राइसें बढ़ती हैं तो QS लिख रहा हूं यहाँ पे पूर्ति की मात्रा ये भी बढ़ रही है, और प्राइसें यदि घट रही हैं तो पूर्ति की मात्रा है वो भी घट रही है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि पूर्ति की जो मात्रा है वो कीमत बढ़ती है तो बढ़ती है, और कीमत घटती है तो घटती है, जिसके कारणों की चर्चा या इसको प्रभावित करने वाले चरों की चर्चा हम कल के अध्याय में भी कर चुके हैं। इसके साथ हम देखें कि मांग के नियम के अंदर हमने मांग फलन की भी चर्चा की थी, उसी प्रकार हम यहाँ पे सप्लाई फलन की भी बात करें तो पूर्ति फलन, जैसे मांग फलन में हमने चर्चा की थी कि मांग और मांग को प्रभावित करने वाले चरों के बीच के संबंध को हम कहते हैं मांग फलन। उसी प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ पे पूर्ति और पूर्ति को प्रभावित करने वाले चरों के बीच के संबंध को हम पूर्ति फलन के रूप में दर्शाते हैं, जिसको हम पूर्ति को एज सप्लाई से यूज कर रहे हैं। अक्ष वस्तु की पूर्ति है बराबर फंक्शन Px, अर्थात अक्ष वस्तु की मात्रा के अंदर होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा के अंदर कितना परिवर्तन होगा इसको व्यक्त किया जाता है पूर्ति के फलन में। और पूर्ति के फलन से हम ये कह सकते हैं कि पूर्ति और वस्तु की जो कीमत है उसके बीच सीधा संबंध है। यहाँ पे विद्यार्थियों, जो वस्तु की कीमत है वो स्वतंत्र चर है, और पूर्ति की मात्रा है वो आश्रित चर है। इसलिए विद्यार्थी यहाँ पर ये कतई नहीं समझा जाए कि आश्रित चर है वो खुद परिवर्तित होगा। जैसा कि मांग के नियम में भी हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले स्वतंत्र चर है वो परिवर्तित होता है, और उसके बाद आश्रित चर है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों, पूर्ति के नियम में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि अन्य बातें समान रहें तो उस अवस्था में वस्तु की कीमत
बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है, और कीमत यदि घटती है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की मात्रा भी घट जाएगी। अब विद्यार्थी यहाँ पे चर्चा करें हम कि ये अन्य बातें क्या होंगी। यहाँ पर जहां क्या हमने चर्चा की है कि अन्य बातें समान रहे या स्थिर रहे, तो ये अन्य बातें क्या क्या रहती हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम पूर्ति के नियम की कुछ मान्यताओं की चर्चाएं हम करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, मान्यता किसी भी सिद्धांत के लिए हम जो यूज करते हैं उसका अर्थ उस परिस्थिति से होता है जिसमें हम उस सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, यहां मान्यताओं के लिए, क्योंकि प्रत्येक सिद्धांत की कोई मान्यता है, प्रत्येक कोई भी सिद्धांत अपन बनाते हैं, कोई भी सिद्धांत हम लेते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ मान्यताओं का हम निर्धारण करते हैं। वो मान्यताएं अपने को ये बताती हैं कि उन मान्यताओं की कंडीशन को अपन यथा स्थिर रखते हैं, उसमें कोई यदि चेंजेस नहीं आता है तो हम प्राइस की बात पूर्ति के साथ कर सकते हैं। किंतु यदि उन मान्यताओं में से किसी मान्यता के अंदर कोई परिवर्तन आता है या अन्य चरों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की मात्रा है वो भी प्रभावित हो जाती है। पहली मान्यता हम ले रहे हैं उत्पादन साधनों की कीमतें स्थिर। अर्थात हम ये कहेंगे कि कोई भी वस्तु जो बनाई जा रही है जिसकी पूर्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस पूर्ति के अंदर जितने भी साधन हम यूज कर रहे हैं उन साधनों की जो कीमतें हैं उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्योंकि विद्यार्थियों ध्यान दें, यदि उन साधनों की कीमतों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होगा तो ऐसी स्थिति में अपना जो पूर्ति का नियम है वो लागू हुई है, कोई आवश्यक कंडीशन नहीं होगी। क्योंकि उस अवस्था में हम ये नहीं कह सकेंगे कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत न बढ़ने की वजह से भी पूर्ति बढ़ सकती है। जैसे मान लीजिए कि साधन सस्ते हो जाते हैं, तो सस्ते हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट घट जाएंगी, जो उत्पादक होगा उसकी कॉस्ट घट जाएगी, कॉस्ट घट जाएगी तो अधिक उत्पादन भी कर सकता है, अधिक पूर्ति भी कर सकता है। इसलिए हम केवल कीमत के साथ उसका संबंध देखना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उत्पादन के साधन है उन साधनों की कीमतें हैं उनको हम स्थिर मान के चलते हैं। दूसरा है उत्पादन की तकनीक स्थिर है। अर्थात जिस समय के अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं उस समय के अंदर तकनीकी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, नहीं कोई अनुसंधान नया हो रहा है। क्योंकि विद्यार्थी यदि नया अनुसंधान होता है, तकनीकी अच्छी होती है तो उससे भी लागतें कम होती है, और लागतें कम होने की वजह से वो उत्पादन को बढ़ा सकती है। इसलिए यहां पर भी कीमतें हैं, उनका प्रभाव तभी हम देख पाएंगे जब उस उत्पादन साधन की तकनीक है वो कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा तीसरी है विक्रेता व क्रेता की रुचि भी स्थिर रहे। किसी समय विशेष के लिए उपभोक्ता और विक्रेता दोनों की ही रुचियां यदि परिवर्तित होती हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम इस सिद्धांत के अंदर ये मान के चलते हैं कि विक्रेता और जो क्रेता है उन दोनों की ही रुचियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा हम ले रहे हैं वस्तु विशेष की पूर्ति अविभाज्य है। यहां पे ये विद्यार्थी ये ध्यान दें कि पूर्ति अविभाज्य का अर्थ ये है कि हम पूर्ति को की जो मात्रा है उस मात्रा को तोड़ नहीं सकते, एक आधा नहीं कर सकते, उसको किसी भी गुणांक के अलावा किसी भी रूप में उसको व्यक्त
नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि वस्तु विशेष की पूर्ति है वो अविभाज्य है, यानी कि वो पूर्णांक के रूप में ही अपने को प्राप्त होगी, इससे कम के अंदर वो अपने को प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा पांचवा हम लेते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर। विद्यार्थियों, हमने कल के पार्ट में भी चर्चा की थी कि संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं। संबंधित वस्तुओं के अंदर हमने चर्चा की थी कि संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक पूरक वस्तु होती है, दूसरी स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। और जो पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं उन कीमतों में भी उस समय विशेष के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संबंधित वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पूर्ति की मात्रा, उस वस्तु की पूर्ति की जो मात्रा है वो भी प्रभावित हो सकती है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि उन संबंधित वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। छठा इसमें जो महत्वपूर्ण है कि सरकारी अनुदान व कर की मात्रा स्थिर रहेगी। अब विद्यार्थी यहां पे हमें समझ लेना चाहिए इस सिचुएशन को भी कि सरकारी अनुदान और कर की मात्रा है वो किस तरीके से एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। क्योंकि हम जानते हैं विद्यार्थियों कि अनुदान वह राशि है जो सरकार किसी व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए उपलब्ध करवाती है, अर्थात बिना किसी प्रॉफिट के सरकार उसको आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाती है। उस स्थिति को हम कहते हैं अनुदान की स्थिति। दूसरी स्थिति है कर की स्थिति। कर की स्थिति में सरकार है वो किसी भी उत्पादक द्वारा उत्पादित माल पर कोई कर लगाती है। क्योंकि विद्यार्थियों यहां ध्यान दें कि यदि सरकार किसी उत्पाद पर कर लगा देगी तो ऐसी स्थिति में एक उत्पादक है उसकी लागतें बढ़ जाएंगी, और लागत बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट कम होंगे, और प्रॉफिट कम होंगे तो उत्पादन की मात्रा कम कर सकता है, यानी कि यहाँ पे पूर्ति की मात्रा घट सकती है। क्योंकि यदि अनुदान बढ़ जाता है, सरकार उनको फायदा पहुंचा रही है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक उत्पादक होगा उसकी लागतें हैं वो कम होंगी, और लागतें कम होंगी तो ऐसी स्थिति के अंदर वो पूर्ति की मात्रा को बढ़ा सकता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये ध्यान दें कि अनुदान की राशि और कर की जो मात्रा है उसके अंदर भी किसी प्रकार का उस समय अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं मौसम व जलवायु स्थिर रहेगी। अर्थात जैसा हम मान के चल रहे हैं, जैसा मौसम पर निरंतरता में चलता है उसी के अनुकूल मौसम और जलवायु है वो चलती रहेगी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूं कि जो फसलें हैं, किसान जो फसलें पैदा करते हैं और उन फसलों को वर्षा की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में वर्षा उन फसलों के लिए आवश्यक है, उतनी वर्षा हो रही है ऐसा हमें मानना है। लेकिन हो सकता है कि किसी समय विशेष के अंदर वर्षा कम हुई तो ऐसी स्थिति में पूर्ति घट सकती है, या किसी समय विशेष में वर्षाएं ज्यादा हो सकती हैं, जैसा कि हमने माना कि कम होनी चाहिए थी लेकिन हो गई ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ भी सकता है। लेकिन हम उन सिचुएशंस को भी क्या मान के चल रहे हैं, स्थिर मान के चल रहे हैं, और इन स्थिर अवस्थाओं के अंदर ही हम अपने सिद्धांत का अध्ययन है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि कुछ जो चर है, जैसे कृषि पदार्थ ले लो, मैं यहाँ पे कीमतों में एक
समयावधि पश्चात परिवर्तन हो रहा है। अर्थात विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कृषि जो पदार्थ होते हैं वो एक समयावधि के बाद ही हमें प्राप्त होने वाले होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एक समयावधि बाद उन पदार्थों की पूर्ति बाजार के अंदर होगी। जब एक समयावधि बाद जब उनकी पूर्ति होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उस समयावधि के पश्चात ही उनकी कीमतों के अंदर भी परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए उस समयावधि की तुलना हम उस समयावधि के अंतर्गत ही करेंगे जिसके अंदर परिवर्तन है। अर्थात हम ये कहेंगे कि उस एक निश्चित समय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उसकी कीमतों में नहीं होना है। वो जो परिवर्तन होगा वो एक समयावधि के पश्चात होगा, क्योंकि समयावधि के पश्चात ही कोई वस्तु है तो उसका उत्पादन हमें प्राप्त होता है। विद्यार्थियों ने मान्यताओं के पश्चात मोटे मोटे रूप से सभी मान्यताओं की चर्चा कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पूर्ति का नियम है वो क्रियाशील होने का जो कारण है वो कारण क्या हो सकते हैं। पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता। विद्यार्थियों, पूर्ति का नियम है वो क्रियाशील कब होगा, उसके लिए हमने कुछ मान्यताएं यहां पे ले ली। पूर्ति की मात्रा बढ़ती क्यों है, घटती क्यों है, तो उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला काम जो है, महत्वपूर्ण जो कारण है वो है कि यदि बाजार के अंदर जब कीमतें घटती हैं या बढ़ती हैं, कीमत परिवर्तन ले रहा हूं मैं इसको, पहला कारण है कीमत में परिवर्तन। यदि बाजार के अंदर किसी वस्तु विशेष की कीमतों में कोई भी बदलाव होता है तो उस बदलाव के कारण एक जो उत्पादक होगा उस उत्पादक के लाभ में परिवर्तन होगा। यदि मान लीजिए कि किसी उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है, बढ़ने से एक जो उत्पादक होता है उस उत्पादक को प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब एक किसी उत्पादक को प्रॉफिट बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में वो उसकी पूर्ति की मात्रा को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। किंतु इसका विपरीत हम लें कि कीमत में परिवर्तन है वो घट गया, कीमतें हैं उस उत्पाद की घट गई है, तो कीमत घटने से उस उत्पादक का जो लाभ है वो घटेगा, और लाभ घटने की वजह से पूर्ति भी घट जाती है। तो पहला तो जो क्रियाशीलता का कारण है वो है कीमत में परिवर्तन। नंबर 2 की हम चर्चा करें, नए उत्पादकों का आगमन। अब विद्यार्थियों यहां पे महत्वपूर्ण चर्चा हम ये भी कर लेते हैं कि देखिए कि कीमत यदि बढ़ रही है, किसी उत्पाद की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, सिंपली सी बात है। यदि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उस उत्पाद को बनाने वाले नए लोग भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि यदि इस उत्पाद को बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें भी इसका प्रॉफिट का फायदा होगा, और प्रॉफिट का फायदा होगा तो उस प्रॉफिट से प्रभावित होकर नए उत्पादक हैं वो उत्पादन करना स्टार्ट कर देंगे, और यदि नए उत्पादन होगा तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। जबकि इसका विपरीत यदि हम लें तो विपरीत स्थिति के अंदर विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमतें गिर रही हैं, घट रही हैं, तो इसका मतलब कोई भी उत्पादक है उसके लाभ कम है जो वर्तमान के अंदर उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है। वर्तमान में जो उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उसके लिए यदि उसकी मात्रा घट रही है, प्रॉफिट की मात्रा घट रही है, तो ऐसी स्थिति में जो ये नए उत्पादक प्रवेश करने वाले हैं, आगमन करने वाले हैं, ये कम हो जाएंगे तो उत्पादन की मात्रा घटेगी, अर्थात पूर्ति की मात्रा है यहां पर घट जाती है। तो विद्यार्थी ध्यान दें कि बढ़ती हुई कीमतों पर उत्पादन की मात्रा इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि नए उत्पादक हैं वो उत्पादन प्रक्रिया के अंदर सहयोग करने लगते हैं, जबकि जब कीमतें घट रही होती हैं तो ऐसी स्थिति में नए उत्पादक हैं वो प्रवेश नहीं करते हैं, या यूं कहें
कि जो मौजूदा उत्पादक होते हैं वो उत्पादन को भी कम कर देते हैं या उत्पादन को छोड़कर भी जा सकते हैं या उत्पादन में अपना सहयोग नहीं भी। चूंकि तीसरी हम बात करें दीर्घकाल में उत्पादन साधनों में परिवर्तन। विद्यार्थी यहां पे ये ध्यान दें कि दीर्घकाल की जो समयावधि होती है उस समयावधि के अंदर, चूंकि अल्पकाल में तो हम साधनों के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, किंतु दीर्घकाल की जो समयावधि होती है उस दीर्घकालीन समयावधि के अंदर हम अपने साधनों के अंदर भी परिवर्तन कर देते हैं या एक उत्पादक है वो अपने साधनों को परिवर्तित कर सकता है। और जब कोई उत्पादक अपने साधनों के अंदर परिवर्तन करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो जाता है, या हम ये कहें कि दीर्घकालीन जो स्थिति होती है उस दीर्घकालीन स्थिति में साधनों की जो पूर्ति है वो परिवर्तनशील हो जाती है, और साधनों की जो स्थिति है परिवर्तनशील होने की, तो उसे यदि हम साधन बढ़ा देते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादन भी ज्यादा हो जाएगा अर्थात पूर्ति बढ़ जाएगी। और साधन दीर्घकाल के अंदर यदि कोष्टें वगैरह बढ़ने की वजह से यदि साधन की पूर्ति कम हो रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर उत्पादन घट के पूर्ति को भी कम कर देता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमने इसके दो पार्टों की चर्चा की कि पूर्ति है उसके नियम की जो मान्यताएं हैं वो हम कौन कौन सी काम में लेते हैं, जिन दशाओं के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि ये सारी दशाएं स्थिर होंगी और इन स्थिर अवस्थाओं के अंदर ही हम पूर्ति के नियम की हम चर्चा यहाँ पे कर पाएंगे। दूसरी चर्चा हमने इसमें की कि मांग की जो पूर्ति का नियम है उस पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता है वो कब होती है, तो उसके अंदर हमने 3 कंडीशन ली है, जिसमें एक में है कि कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी पूर्ति की मात्रा है वो परिवर्तित हो सकती है। दूसरा हमने लिया कि नए उत्पादकों का इसमें प्रवेश होता है तो भी पूर्ति है वो बढ़ती है या घटती है। तीसरा हमने लिया कि दीर्घकाल में जो उत्पादक है वो खुद परिवर्तनशील होते हैं जिसके कारण पूर्ति की मात्रा है वो परिवर्तित हो जाती है। अब विद्यार्थियों इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की इसी के अंदर चर्चा करूं तो पूर्ति का जब नियम हो चुका है तो संभवतः मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि पूर्ति के नियम के बाद हम ये बड़ी बात ही समझ गए होंगे कि पूर्ति की जो मात्रा और वस्तु की जो कीमत है उन दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है वो सीधा होता है, प्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक होता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि कीमतें बढ़ती हैं तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है और कीमतें यदि घटती हैं तो पूर्ति की मात्रा है वो भी घटती है। अब विद्यार्थियों इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की मैं चर्चा करूं वो सारा का सारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, या हम ये कहें कि मांग का जो नियम हमने पढ़ा, मांग वाला जो लेसन हमने पढ़ा वहां पर भी हमने जो चर्चाएं की सेम उसी से रिलेटेड चर्चाएं हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको नहीं बताते हुए थोड़ा सा इसको उसी वे में व्यक्त करूंगा, क्योंकि अपन मांग का नियम है और मांग में वो टॉपिक सेम के सेम पढ़ चुके हैं, केवल संबंध का अंतर यहाँ पर रहेगा। मांग के नियम में हमने देखा कि पूर्ति मांग की मात्रा और कीमत के बीच विपरीत संबंध हमने देखा, यहाँ पे कीमत और पूर्ति की जो मात्रा है उसके अंदर सीधा संबंध है, केवल इतना ही अंतर है, बाकी की सेम चीजें हैं, अर्थात वो है व्यक्तिगत व बाजार अनुसूची, और दूसरा इसी का पार्ट है जो मैं साथ ही करवाऊंगा आपसे, व्यक्तिगत व बाजार पूर्ति अनुसूची लिखेंगे अपन इसको, पूर्ति वक्र। ये दो सिचुएशन अपन इसके अंदर ले रहे हैं, पहली और दूसरी। इसके अंदर हम सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होगी। तो विद्यार्थी ध्यान दें, पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, अनुसूची या तालिका जो भी
विद्यार्थियों यहाँ पर साथ साथ में चर्चा कर रहा हूं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची की और बाजार पूर्ति अनुसूची। विद्यार्थियों व्यक्तिगत अनुसूची का अर्थ यह है कि यहां पे मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहां हम विक्रेता की बात कर रहे हैं, अर्थात एक उत्पादक है, यदि वो अकेला है तो इसका मतलब वो व्यक्तिगत अनुसूची का। अब एक उत्पादक है, वो उस समयावधि के अंदर एक समयावधि में भिन्न भिन्न जो कीमतें होती हैं, उन भिन्न भिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा वो पूर्ति करने के लिए तैयार होता है को तालिकाबद्ध करना ही व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यूज करें कि कीमत है और यहां पे हम ले रहे हैं पूर्ति की मात्रा। मान लीजिए कि कोई उत्पादक है, वो 10 रुपए कीमत है, उस समय 10 इकाई पूर्ति करने के लिए तैयार है। उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं और 12 हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कहता है कि मैं 14 इकाई पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। कीमतें और बढ़ गई और 14 हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर 18 इकाई ये बेचने के लिए तैयार हो जाता है और 16 यदि कीमत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये अतिरिक्त मात्रा अर्थात 22 इकाई बेचने के लिए तैयार। अर्थात एक उत्पादक भिन्न भिन्न कीमतों पर जो इकाई बेचने के लिए तैयार होता है, उन्हीं को तालिकाबद्ध रूप से व्यक्त करना व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहलाती है। पहली बात होगी। दूसरी बात हमने मांग में पढ़ी है कि बाजार मांग अनुसूची वहां पे थी, तो हमने देखा कि जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची थी उसका योग था, यानी कि बहुत सारे जो उपभोक्ता होते हैं, उन उपभोक्ताओं द्वारा उस वस्तु की उस विशेष कीमत पर की गई मांग का योग हम करते हैं। सेम वैसा का वैसा यहाँ पे करना है कि बाजार के अंदर एक ही उत्पादक नहीं होता, बहुत सारे उत्पादक होंगे, तो उन सभी उत्पादकों द्वारा उस एक विशेष कीमत पर बेची जाने वाली मात्राओं का योग जिस तालिका में हम व्यक्त करते हैं उसको बाजार पूर्ति अनुसूची कहा जाएगा। जैसे हम इस पे चर्चा करें, कीमत हम यही ले लेते हैं कि बाजार के अंदर कीमत 10 होती है, फिर 12 हो जाती है, फिर 14 हो जाती है और फिर 16 हो जाती है। इसमें ए उत्पादक है, उत्पादक ए है, इसकी पूर्ति हम ले रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 ही उत्पादक हैं। इसकी पूर्ति हम ले रहे हैं और फिर हम ले रहे हैं बाजार पूर्ति। अब विद्यार्थी यहाँ पे जैसे हमने ले लिया कि पहला एक उत्पादक हमने पहले ही चर्चा कर ली, तो उसकी सेम की सेम पूर्ति आप ले सकते हो। 10 है, 14 है, 18 है और 22 है। लेकिन दूसरा जो उत्पादक है वो 10 रुपए जो कीमत होती है उस समय 8 इकाई बेचने के लिए तैयार, किंतु यदि कीमत घट रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये 10 इकाई बेचने के लिए तैयार हो रहा है। 14 हो रही है तो ये 12 इकाई बेचने के लिए तैयार हो रहा है। 14 से 16 हो रही है तो ये 14 इकाई ही बेचने के लिए तैयार। ये इसकी परिस्थिति है। अब ऐसे ही तीसरा उत्पादक हो सकता है, चौथा उत्पादक हो सकता है, 5वां हो सकता है, ऐसे ही अनंत हो सकते हैं। जब इन उत्पादकों द्वारा अब हम बात करें कि एक उत्पादक है वो 10 रुपए कीमत पर 10 इकाई ले रहा है, लेकिन दूसरा उत्पादक है वो 10 रुपए कीमत पर 8 इकाई बेचने के लिए तैयार है। इसी प्रकार 12 पे पहला उत्पादक है वो 14 इकाई बेचने के लिए तैयार है, जबकि दूसरा 10 इकाई। तो अब यदि बाजार की कुल पूर्ति की हम बात करें तो ऐसी स्थिति के अंदर 10 रुपए कीमत पर कुल मांग पूर्ति है वो कितनी होगी, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का योग है वो बाजार की कुल पूर्ति है। इसी प्रकार इस कीमत पर बाजार की कुल पूर्ति 24 होगी। इसी प्रकार इस कीमत पर बाजार की कुल पूर्ति इन दोनों का योग यानी कि 30 होगी, और इस स्थिति के अंदर बाजार की कुल पूर्ति है वो 36 के बराबर होगी यानी कि 36 होगी। तो ये कहलाएगी बाजार पूर्ति अनुसूची। यानी कि बाजार पूर्ति अनुसूची है बाजार के अंदर उपलब्ध जितने भी विक्रेता हैं उनके द्वारा उन विशेष कीमतों पर की गई पूर्ति की मात्रा का क्षेत्रीय योग होता है, या समानांतर योग भी इसको कह सकते हैं। जबकि एक ही जो
विक्रेता होता है उसका विभिन्न विभिन्न कीमतों पर जो की गई उसके द्वारा पूर्ति है उसको हम तालिकाबद्ध जब करते हैं तो उसको व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहते हैं। और बाजार में उपलब्ध सभी विक्रेताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर की गई पूर्ति का क्षेत्रीय की योग करने पर अपने को बाजार पूर्ति अनुसूची है वो प्राप्त हो जाती है। अब विद्यार्थियों इसके अंदर इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि व्यक्तिगत व बाजार पूर्ति वक्र क्या होंगे। विद्यार्थियों यहाँ पर सेम वही चीज आपको ध्यान में रखनी है जो हमने मांग के नियम के अंदर मांग वाले लेसन के अंदर देखी है। सामान्यतया अक्ष पर जिस चर को यूज किया जाता है वो स्वतंत्र होता है और y अक्ष पर यूज किए जाने वाले चर है वो आश्रित होता है, किंतु मांग और पूर्ति का नियम इसके अपवाद है इसलिए यहां पर उसका उलट होता है। अर्थात आश्रित चर को हम अक्ष पे लेते हैं और स्वतंत्र चर को y अक्ष पर लेते हैं। अब विद्यार्थियों यदि इसका ग्राफ पे आप रेखा चित्र बनाएंगे तो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है वो SS आपको इस तरीके का प्राप्त होगा जो कि आपको बताएगा कि कीमत OP होती है तो पूर्ति की मात्रा OQ और विक्रेता E बिंदु पर होता है, जबकि कीमत बढ़ जाती है और बढ़कर P1 होती है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता पूर्ति की मात्रा को घटा देता है और E1 होगा। ये केवल हम बात कर रहे हैं विक्रेता नंबर 1 की या व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की। व्यक्तिगत जो पूर्ति वक्र होता है वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची का रेखीय निरूपण होता है, उस रेखीय निरूपण को हम व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहते हैं। अब विद्यार्थियों सेम वही कंडीशन यहां पर अप्लाई कर देंगे जो मांग में हमने अप्लाई की थी। एक उपभोक्ता का हमने बना दिया, वैसे ही आप दूसरे उपभोक्ता का भी विक्रेता का भी बना लेंगे पूर्ति वक्र। पूर्ति की मात्रा, इस पे कीमत, इसका जब बनाओगे तो इसके वे में जब आप इसको बनाओगे तो आपको वही धनात्मक ढाल का यहां पर भी मिलेगा। प्राइसें यहां पर भी बढ़ रही हैं तो विक्रेता है वो पूर्ति की मात्रा को यहां पर भी बढ़ा रहा है। ये एक व्यक्ति के द्वारा की गई पूर्ति है, ये दूसरे व्यक्ति के द्वारा या दूसरी फर्म के द्वारा की गई पूर्ति है। जब इन दोनों को आपस में आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, बाजार पूर्ति वक्र। ये भी व्यक्तिगत है और ये भी व्यक्तिगत है, यानी ये एक क्रम का है ये दूसरी क्रम का है, तो दोनों का अलग अलग यदि हम चर्चा करें तो ये व्यक्तिगत है। जबकि इन दोनों की जोड़ेंगे तो अपने को पूर्ति की मात्रा ये मिलेगी। जब हम बाजार पूर्ति अनुसूची का रेखीय निरूपण कर देंगे तो जो पूर्ति वक्र अपने को प्राप्त होता है उसको हम बाजार पूर्ति वक्र कहेंगे। वो पूर्ति वक्र भी बताता है कि कीमत जब बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। और अक्ष पे हम ले रहे हैं पूर्ति की मात्रा और y अक्ष पे अपन ले रहे हैं वस्तु की कीमत। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान में रखने की जो बात है वो यही है कि कीमत और पूर्ति की जो मात्रा होती है सीधा संबंध पाया जाता है। व्यक्तिगत पूर्ति एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की गई उसके द्वारा पूर्ति को तालिकाबद्ध करना पूर्ति अनुसूची कहलाती है, जबकि उस तालिका का रेखीय निरूपण है वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाएगा। जबकि बाजार में उपलब्ध सभी उत्पादक हैं उन उत्पादकों द्वारा की गई पूर्ति भिन्न कीमतों पर की गई पूर्ति का योग जब हम करते हैं तो हमें बाजार अनुसूची प्राप्त होती है। और जब इस बाजार अनुसूची का रेखीय निरूपण करते हैं तो हमें बाजार पूर्ति वक्र है वो प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों आज के अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे कि बाजार जो पूर्ति वक्र है उसके अंदर किस तरीके से परिवर्तन होता है पूर्ति की, और वो जो परिवर्तन की हम चर्चा करेंगे वो परिवर्तन भी सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने मांग के नियम के अंदर और मांग वाले लेसन में किया है। केवल जो अंतर है वो अंतर केवल इतना ही है कि वहां पे मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध था और यहाँ पर जो संबंध है वो सीधा संबंध है।
मांग का संबंध था वो उपभोक्ता से था और यहाँ पर पूर्ति का संबंध है वो विक्रेता से है। अतः विद्यार्थियों, चलते चलते फिर से कहूंगा कि कोविड महामारी का सब ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का निरंतर यूज करें, हाथ समय समय पर धोते रहें। धन्यवाद।